ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 261। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कपूर अपना सवाल पूरा कर पाते, वैदेही देशमुख अचानक खुद से बातें करने लगीं। वैदेही देशमुख ने अपने बचपन की कुछ शर्मनाक बातों के बारे में बताया और यहाँ तक कि कुछ छोटे छोटे राज भी साझा किए। अर्जुन कपूर ने उसे टोका नहीं। इन छोटी छोटी बातों से अर्जुन कपूर यह अंदाजा लगा सके कि वैदेही देशमुख कैसी इंसान है। वैदेही देशमुख द्वारा कही गई शर्मनाक बातों को सुनकर अर्जुन कपूर को हमेशा लगता था कि वह थोड़ी मूर्ख है। लेकिन अब अर्जुन कपूर को एक बात की पूरी तरह पुष्टि हो गई थी, वैदेही देशमुख वह चालाक इंसान नहीं है जो दूसरों को छलकर अपना फायदा उठाए। हालांकि अर्जुन कपूर को अभी भी यह जांचना था कि क्या वह उसके साथ सहयोग कर सकते हैं। आखिरकार यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। जब वैदेही देशमुख अपनी बात समाप्त कर चुकी तो अर्जुन कपूर ने तुरंत मुख्य प्रश्न पूछा। बॉस, वैदेही के पास इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जागीर और शक्ति है। उनकी पहचान और पृष्ठभूमि इतनी आसान नहीं हो सकती, है ना? पिछली बार अर्जुन कपूर ने किसी से सुना था कि वैदेही देशमुख की पृष्ठभूमि बहुत साधारण नहीं है, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग करके और अधिक जानना चाहते थे। अर्जुन वास्तव में बहुत समझदार हैं और हाँ, मेरी कुछ पृष्ठभूमि तो है, लेकिन वैदेही देशमुख ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया। लेकिन जब वैदेही देशमुख सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाली थी, तभी उनकी युवा हाउसकीपर रंगिनी शर्मा अचानक अंदर आ गई और उनकी बात बीच में ही रोक दी। रंगिनी शर्मा ने पहले से ही नशे में धुत वैदेही देशमुख को और अर्जुन कपूर को, जो बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रहे थे, देखकर सतर्कता से उनकी ओर देखा। अगर बॉस नशे में रहकर कोई गुप्त बात बता दे या कुछ अनुचित कर दे तो ये बहुत गलत हो सकता था। रंगिनी शर्मा तुरंत आगे बढ़ी, पहले वैदेही देशमुख के कपड़े ठीक किए और फिर अर्जुन कपूर की ओर माफी भरी नजरों से देखा। मुझे बहुत खेद है अर्जुन, हमारी बॉस ने थोड़ी ज्यादा पी ली है और थोड़ी असभ्य हो गई हैं। कृपया उन्हें क्षमा करें। कोई बात नहीं, अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा। वैदेही देशमुख ने अपनी गरिमा नहीं खोई, बल्कि उसने खुद ही अपनी कुछ जानकारी दे दी। वैसे अर्जुन, हमारी बॉस नशे में हैं। अगर उन्होंने कुछ भी कहा हो तो वह केवल बकवास होगी। कृपया इसे गंभीरता से न लें। रंगिनी शर्मा ने फिर से जोड़ा। बकवास कैसी? वाक ने ज्यादा नहीं पी। जो कुछ भी वाक ने कहा वह सच है। लेकिन रंगिनी शर्मा के लिए परेशानी की बात यह थी कि जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वैदेही देशमुख ने तुरंत उसका खंडन कर दिया और पूरी ईमानदारी से कहा, अर्जुन, आप ही देखिए। रंगिनी शर्मा और भी असहाय हो गईं। अर्जुन कपूर हल्के से मुस्कुराए। हालांकि वैदेही देशमुख की पहचान और पृष्ठभूमि का प्रश्न रंगिनी शर्मा के आने से बाधित हो गया, लेकिन फिर भी अर्जुन कपूर को इस बार बहुत कुछ हासिल हुआ। सबसे पहले उन्होंने वैदेही देशमुख के व्यक्तित्व को समझ लिया और यह भी कि वह उन्हें इतना महत्व क्यों देती है। और वैसे ही उन्होंने एक टॉप लेवल शराब पीने वाले को भी खोज लिया जो हजारों गिलास शराब पीकर भी नशे में नहीं होता। आज रात की स्थिति को देखते हुए टॉप लेवल शराब पीने की क्षमता और हजारों गिलास शराब पीकर भी नशे में न होना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्हें एक शक्तिशाली सहयोगी भी मिल सकता है। अर्जुन, आप भी नशे में हैं और गाड़ी नहीं चला सकते। कृपया किसी को आपके लिए कार में बिठाने के लिए भेज दें। रंगिनी शर्मा ने कहा। उन्हें सच में डर था कि अगर अर्जुन कपूर और रुकते तो उनकी बॉस कुछ अनुचित कह कर सकती थीं। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। उनका लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका था और अब समय था जाने का। अर्जुन, मत जाए। वाक ने ज्यादा नहीं पी, चलिए और पीते हैं। अर्जुन कपूर को उठते देख वैदेही देशमुख, जो अभी भी पीना चाहती थी, ने तुरंत उन्हें रोका। देर हो रही है बॉस वैदेही, अगली बार करेंगे। अगली बार आपको पूरी तरह नशे में होना होगा। अर्जुन कपूर ने अलविदा कहा। वैदेही देशमुख की पृष्ठभूमि अब भी रहस्य बनी हुई थी, इसलिए अर्जुन कपूर निश्चित रूप से अगली बार पीने के लिए तैयार थे। रंगिनी शर्मा ने उनके आदमियों को बुलाया और अर्जुन कपूर को वापस भेजने की व्यवस्था की। अर्जुन कपूर चला गया। वैदेही देशमुख को रंगिनी शर्मा ने बेडरूम में खींचकर सुला दिया। अगली सुबह अर्जुन कपूर को वैदेही देशमुख का फोन आया। अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कल रात थोड़ी ज्यादा पी ली थी। जैसे ही फोन उठा, वैदेही देशमुख की कमजोर आवाज सुनाई दी। वह भी अभी उठी थी, लेकिन जब रंगिनी शर्मा ने उन्हें पिछली रात की घटनाओं की याद दिलाई तो वैदेही देशमुख को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। अर्जुन, कल रात आपने कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ भी नहीं, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। हाय, अच्छा हुआ।
वैदेही देशमुख ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से राहत महसूस कर पाती, अर्जुन कपूर की अगली पंक्ति ने उन्हें शर्म से लाल कर दिया। बॉस वैदेही, आप बस खुद से कुछ पुरानी बातें कर रही थीं। सुनने में काफी दिलचस्प था। वाक वाक वाक, क्या वाक ने अपने बचपन की बातें कह दीं? बॉस वैदेही, हमने कल वादा किया था कि अगली बार फिर से नशे में धुत होंगे। मत भूलिएगा, अगली बार, निश्चित रूप से अगली बार। मी अर्जुन, अब मुझे माफ कीजिए। जल्दबाजी में माफी मांगकर वैदेही देशमुख ने फोन काट दिया। माफी मांगने के बाद वैदेही देशमुख ने जल्दी से फोन काट दिया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर। इसी समय हाउसकीपर रंगिनी शर्मा एक कटोरा उतारू सूप लेकर अंदर आई। बॉस, हैंगओवर सूप पी लीजिए। रंगिनी शर्मा ने हैंगओवर सूप को मेज पर रखा। रंगिनी शर्मा, कल रात जब मैं नशे में थी तब क्या हुआ? वैदेही देशमुख बहुत उलझन में थीं। उनकी यादें थोड़ी धुंधली थीं। बॉस, मुझे नहीं पता। जब आप और मी अर्जुन शराब पी रहे थे तब मैं दूसरे कामों में व्यस्त थी। जब मैं लौटी तब तक आप पहले ही नशे में थीं। रंगिनी शर्मा ने कहा, लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी चाहिए। मी अर्जुन वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हैं। कल रात आपने बहुत ज्यादा पी ली थी। आप इतनी आकर्षक और मोहक थीं कि कोई भी मोहित हो सकता था। लेकिन मी अर्जुन ने कभी भी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, न ही उन्होंने कोई अनुचित हरकत की। वह वास्तव में एक भले इंसान हैं। मी अर्जुन आपके लिए एक बहुत अच्छे सहयोगी साबित हो सकते हैं, बॉस। रंगिनी शर्मा ने कहा, और उनकी नज़र में अर्जुन कपूर की छवि और भी बेहतर हो गई। रंगिनी शर्मा की बात सुनकर वैदेही देशमुख की नज़रों में अर्जुन कपूर की छवि तुरंत अच्छी हो गई, बल्कि और भी ऊंची हो गई। इस तरह से देखें तो मी अर्जुन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। वैदेही देशमुख ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। दूसरी ओर अर्जुन कपूर ने नाश्ता किया और जल्दी से होटल से बाहर निकल गए। आज उनके पास कुछ बहुत जरूरी काम था। अध्याय 262। अर्जुन कपूर अब रेयान ग्रुप के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन रेयान ग्रुप के शेयर प्राप्त करने के बाद से वे अभी तक वहां नहीं गए थे। आज अर्जुन कपूर रेयान ग्रुप जाने वाले थे, जहां कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जिन्हें अध्यक्ष अर्जुन कपूर के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। आधे घंटे से अधिक समय के बाद अर्जुन कपूर येहुई ग्रुप पहुंचे। इस समय रेयान ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी और नेता दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े थे और अर्जुन कपूर के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मी अर्जुन, आपका स्वागत है। मी अर्जुन, आपका स्वागत है। मी अर्जुन, आपका स्वागत है। जैसे ही अर्जुन कपूर कार से बाहर निकले, रेयान ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों ने झुककर उनका स्वागत किया। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और भीड़ के बीच से सीधे कंपनी के अंदर चले गए। अर्जुन कपूर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे और रेयान ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों से संक्षिप्त रूप से परिचय किया और कुछ देर बातचीत की। बाद में अर्जुन कपूर अध्यक्ष के कार्यालय में आए और उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। मी अर्जुन, यहाँ एक निमंत्रण है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने दरवाजा खटखटाया और अर्जुन कपूर को एक निमंत्रण सौंपा, जो देखने में अत्यंत महत्वपूर्ण लग रहा था। हैदराबाद फेग्यून वित्तीय शिखर सम्मेलन का निमंत्रण। निमंत्रण पत्र पर लिखे नाम को देखकर अर्जुन कपूर को कुछ दिलचस्पी हुई। ये हैदराबाद फेग्यून वित्तीय शिखर सम्मेलन क्या है? अर्जुन कपूर ने वरिष्ठ अधिकारी की ओर देखा। बॉस, ये हैदराबाद के वित्तीय जगत द्वारा आयोजित एक पार्टी है। इसमें हैदराबाद के वित्तीय उद्योग के सभी बड़े नाम और अमीर लोग आमंत्रित होते हैं। यह एक पुनर्तः एलीट सभा होती है। वरिष्ठ अधिकारी ने अर्जुन कपूर को संक्षेप में जानकारी दी। हर बार कंपनी के अध्यक्ष और कुछ उपाध्यक्षों को निमंत्रण मिलता है। रेयान ग्रुप हैदराबाद में स्थित है और यहाँ की एक मजबूत कंपनी मानी जाती है, इसलिए शीर्ष प्रबंधन को स्वाभाविक रूप से आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसा है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया, निमंत्रण खोला और देखा कि फेग्यून वित्तीय शिखर सम्मेलन का समय आज रात 7 बजे निर्धारित था। देखा जा सकता है आज रात उनकी कोई योजना नहीं थी, इसलिए वे इस वित्तीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने का मन बना चुके थे। यह उनके लिए फायदेमंद हो सकता था। निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अर्जुन कपूर ने रेयान ग्रुप के विभिन्न कार्यों को निपटाना शुरू किया। दोपहर में जैसे ही अर्जुन कपूर ने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, कुछ लंबित कार्य आखिरकार निपटाए गए। सिस्टम का इनाम डिंग 52वीं स्तर की दूरी को तोड़ते हुए इनाम तिवारी ग्रुप के 5% शेयर प्राप्त हुए, जिससे आप तिवारी ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में रखा गया है, कृपया ध्यान दें। इस बार सिस्टम ने अर्जुन कपूर को तिवारी ग्रुप के शेयरों से पुरस्कृत किया। इसके अतिरिक्त अर्जुन कपूर पहले से ही तिवारी ग्रुप के 10% शेयर रखते थे, जिससे वे आधिकारिक रूप से तिवारी ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। लेकिन सिर्फ 10% शेयर रखने से ही तिवारी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बनना आसान नहीं था। असल में यह मामला इतना सरल नहीं था। आने वाले दिनों में कुछ और सिस्टम इनाम मिलने के बावजूद फिलहाल अर्जुन कपूर तिवारी ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक नहीं थे।
क्योंकि तिवारी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक लुई वुइटन ग्रुप था, जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी वस्त्र कंपनी थी, और उसके पास तिवारी ग्रुप के अधिकांश शेयर थे। जब कभी अर्जुन कपूर के शेयर 50% से अधिक हो जाएंगे, तभी वे लुई वुइटन ग्रुप को पीछे छोड़ पाएंगे। हालांकि लुई वुइटन ग्रुप जैसी विशाल कंपनी से तिवारी ग्रुप के शेयर प्राप्त कर लेना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। काम खत्म करने के बाद और कुछ अरबों की कमाई के साथ अर्जुन कपूर रेयान ग्रुप से एक अच्छे मूड में बाहर निकले और रात के खाने के लिए चले गए। दोपहर में अर्जुन कपूर वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन पहुंचे। कल अर्जुन कपूर ने अपने एक व्यक्ति को सूचना जारी करने के लिए कहा था कि वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन नए सदस्य भर्ती कर रहा है और कोएनिग्सेक कंपनी के मालिक के बारे में जानकारी दी गई थी। जैसे ही अर्जुन कपूर अपनी कार चलाकर वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एसोसिएशन के बाहर कई सुपरकारें खड़ी थीं, जो पहले से 2-3 गुना अधिक थीं। उनमें ज़्यादातर फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां थीं और कुछ तो 10 मिलियन युआन से अधिक कीमत की स्पोर्ट्स कारें भी थीं। अर्जुन कपूर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। इसी दौरान बाहर से सुपरकारों का एक काफिला तेजी से वहां आया, जिसकी मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इस काफिले से 20 से अधिक लोग निकले और उनमें सबसे आगे एक तेजतर्रार युवक खड़ा था। ये सुपरकार काफिला फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन का था, जो हैदराबाद की 6 प्रमुख सुपरकार एसोसिएशनों में से एक थी। फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन हैदराबाद की चौथे स्थान की सुपरकार एसोसिएशन थी और वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन से ऊपर थी। और जो सामने खड़ा था, वह था पंकज चौहान, फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। चलो देखते हैं, वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनने के बाद इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि वे हमारी फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हैं। पंकज चौहान ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद उसने हाथ हिलाया और अपनी टीम के साथ वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के हॉल की ओर बढ़ गया। वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने ये देखा और तुरंत अर्जुन कपूर को सूचित किया। कोई चाहे जो भी हो, अगर कोई टकराएगा तो उसे जवाब मिलेगा। इसके बाद अर्जुन कपूर अपनी टीम को लेकर बाहर निकले। अध्याय 263। दोनों की मुलाकात वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के सामने हुई। तुम्हारे वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष को कहो कि बाहर आए। जैसे ही वह पहुंचा, फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पंकज चौहान ने जोर से चिल्लाया, अभद्र, तुम हमारे अध्यक्ष को क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे अध्यक्ष के बारे में कुछ भी कह सकते हो? वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से किसी ने अर्जुन कपूर का परिचय दिया। अर्जुन कपूर की पहचान जानने के बाद पंकज चौहान की आंखें तुरंत उस पर टिक गईं। ऊपर से नीचे तक पंकज चौहान ने अर्जुन कपूर को ध्यान से देखा। तो यही है, तुम तो पूरे 2 साल के भी नहीं लगते, सही कहा ना? एक ऐसा बच्चा जिसका अभी तक ठीक से बाल भी नहीं उगे, वह वास्तव में वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बन गया। तुम्हारे एसोसिएशन में सच में कोई नहीं बचा था क्या जो तुम्हें ढूंढ लिया? हा, ये तो बहुत मज़ेदार है। पंकज चौहान ने अपने पेट को पकड़कर जोर से हंसते हुए कहा। उपाध्यक्ष सही कह रहे हैं। मैंने सोचा था कि यह कोई 3 सिर और 6 हाथ वाला व्यक्ति होगा, लेकिन ये तो बस एक आम आदमी निकला जिसके सिर पर बाल भी नहीं उगे। ऐसे इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे ताकतवर फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के खिलाफ जाए? फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी उसकी बात से सहमत थे। उन्होंने अर्जुन कपूर को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे तुमसे ज्यादा बकवास नहीं करनी, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम हमारे फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के खिलाफ जाने की सोच रहे हो? पंकज चौहान ने सीधे सवाल किया। तुम्हारे फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के खिलाफ जाना? हा, इतनी बड़ी बात मत करो। अर्जुन कपूर उनकी बातों से हंस पड़े। मैंने तुम्हारे एसोसिएशन के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। तुम अपनी अहमियत कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे, अर्जुन कपूर ने कहा। उनका लक्ष्य हैदराबाद सुपरकार एसोसिएशन का लीडर बनना था, तो फिर वह चौथे स्थान पर रहने वाले फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन की परवाह क्यों करेंगे? कमाल के आदमी हो, बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी। हम फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन ने पूरी हैदराबाद में नए सदस्यों की भर्ती के लिए एक घोषणा जारी की, लेकिन कल तुमने भी एक घोषणा जारी कर दी। क्या ये हमारे फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के खिलाफ जाना नहीं है और हमारे सदस्यों को छीनने की कोशिश नहीं है? ये और क्या है? पंकज चौहान ने ताना मारते हुए कहा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। उन्हें पहले तो लगा था कि कोई गंभीर बात हुई होगी, लेकिन ये सब सिर्फ नए सदस्यों की भर्ती के कारण था। तुम लोग अपनी अहमियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हो। हम नए सदस्य इसलिए भर्ती कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम लोग हैं, न कि तुम्हारे फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन की वजह से। तुम्हारा एसोसिएशन मेरे लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं कि मैं उसे टारगेट करूं। अर्जुन कपूर ने हुक्म भरे अंदाज में हाथ हिलाया, जैसे कह रहे हों कि वे बेकार में समय बर्बाद न करें और वहां से चले जाएं।
कम भक्त, ये लड़का बहुत घमंडी हो गया है। हमारा फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन तुम्हारे टारगेट के लायक नहीं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ जितने नए लोग आए हैं उनमें से आधे पहले हमारे एसोसिएशन में शामिल होना चाहते थे। पंकज चौहान ने अर्जुन कपूर के पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा किया और जोर से बोला, और तुम सब, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम इस लड़के की बातों पर विश्वास कर रहे हो? इसके बाद पंकज चौहान ने उन नए लोगों का मजाक उड़ाना शुरू किया जो वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन में शामिल होने आए थे। इसने कहा कि यह कोएनिक्स का मालिक है। मैं भी कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। बड़ी बड़ी बातें करना कौन नहीं जानता। आज मैं सबके सामने इस अर्जुन कपूर का पर्दाफाश करने वाला हूं। पंकज चौहान चिल्लाया, यह आदमी कोएनिक्स का मालिक नहीं है। इस बार वह लड़ने नहीं आया था। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। अगर उसे नए सदस्यों को फिर से लुभाना था तो उसे पहले वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन की छवि खराब करनी होगी। तुमने क्या कहा? अध्यक्ष अर्जुन कोएनिक्स के मालिक नहीं हैं। क्या ये सच है? क्या हमें धोखा दिया गया? मैंने तो वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन में इसलिए आवेदन किया था क्योंकि अध्यक्ष अर्जुन कोएनिक्स के मालिक हैं। पंकज चौहान की बात सुनकर नए लोग फुसफुसाने लगे। झूठा, तुम्हें लगता है कि यह झूठ है? तुम ही अफवाह फैला रहे हो। अगर तुम कह रहे हो कि हमारे अध्यक्ष कोएनिक्स के मालिक नहीं हैं तो सबूत दिखाओ। वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य गुस्से में बोले, सबूत? मेरे पास सबूत है। संयोग से मैं कोएनिक्स के असली मालिक को जानता हूं। मेरे पास उसका संपर्क नंबर भी है। कहते हुए पंकज चौहान ने अपना फ़ोन निकाला। मैंने पिछले साल एक बड़े सुपरकार इवेंट में कोएनिक्स के मालिक से मुलाकात की थी। देखो, यह मेरा सबूत है। इतना कहकर पंकज चौहान ने हाथ हिलाया। फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों ने पहले से तैयार तस्वीरें भीड़ में बांट दीं। लोगों ने फोटो ली और देखा कि उसमें पंकज चौहान और एक विदेशी आदमी था जिसकी उम्र 40-50 साल के करीब थी। तस्वीर में जो विदेशी है वह कोएनिक्स का मालिक कृष्ण मेहरा है। पंकज चौहान ने गर्व से कहा। अर्जुन कपूर ने तस्वीर देखी और शांत स्वर में कहा, जिस कृष्ण मेहरा की तुम बात कर रहे हो वह कोएनिक्स के पूर्व मालिक थे, लेकिन अब मैं नया मालिक हूं। उन्होंने कोएनिक्स मुझे बेच दिया है। लेकिन इससे पहले कि पंकज चौहान कुछ कह पाते, एक कार कुछ दूरी पर आकर रुकी और उसमें से 3 आदमी निकले। अर्जुन कपूर ने उन्हें पहले ही देख लिया और हाथ हिलाया। जिस मेहमान का मुझे इंतजार था वह आ चुका है। अध्याय 264। अर्जुन कपूर के इशारे की दिशा में पंकज चौहान ने भी मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही उसने उन 3 लोगों में से एक के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा, वह मानो बिजली के झटके से जड़ हो गया। यह क्या ये वही कृष्ण मेहरा नहीं है जो कोएनिक्स का मालिक था? वह हैदराबाद क्यों आया? पंकज चौहान स्तब्ध रह गया। कृष्ण मेहरा, जो पहले कोएनिक्स के मालिक थे और अब पूरी दुनिया में अपनी ऊंचाई पर थे, अचानक हैदराबाद में एक छोटे से वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन में क्यों आए? ये पूरी तरह से असंगत था। पंकज चौहान इसे समझ नहीं पाया। केवल पंकज चौहान ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद अन्य लोग भी इन 3 विदेशी पुरुषों को देखकर चौंक गए और तुरंत पहचान गए कि उनमें से एक कोएनिक्स के पूर्व मालिक कृष्ण मेहरा थे। आखिरकार पंकज चौहान द्वारा दिखाई गई तस्वीर अभी भी सभी के दिमाग में ताज़ा थी। कृष्ण मेहरा तेजी से अर्जुन कपूर की ओर बढ़े और अर्जुन कपूर भी आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। इससे पहले कृष्ण मेहरा ने अर्जुन कपूर से संपर्क किया था। उन्होंने हैदराबाद आकर उनके साथ कोएनिक्स के आधिकारिक ट्रांसफर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने अर्जुन कपूर से उनका पता पूछा। तब अर्जुन कपूर ने उन्हें वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का पता दिया था। आज सुबह जब अर्जुन कपूर यहुई ग्रुप में थे, उन्होंने कृष्ण मेहरा का एक संदेश प्राप्त किया जिसमें कहा गया था कि वे दोपहर 3 बजे तक हैदराबाद पहुंचेंगे। इसीलिए अर्जुन कपूर आज एसोसिएशन में उनका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन कपूर ने जानबूझकर कृष्ण मेहरा को यहां बुलाया था ताकि उनके नाम और पहचान का उपयोग कर वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन को और अधिक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बनाया जा सके और हैदराबाद की 6 प्रमुख सुपरकार एसोसिएशनों में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया जा सके। कोएनिक्स के नाम के साथ वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का स्तर तेजी से बढ़ना निश्चित था। प्रियमी, अर्जुन, क्या हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करें? जैसे ही वह पहुंचे, कृष्ण मेहरा ने अंग्रेजी में कहा, ठीक है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और फिर कृष्ण मेहरा वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के अंदर चले गए। वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य और नए आवेदक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बाहर केवल पंकज चौहान और फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य ही रह गए। पंकज चौहान अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि कृष्ण मेहरा यहाँ क्यों आए हैं। आखिरकार बिना कोई शर्म महसूस किए पंकज चौहान अपने लोगों को लेकर वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के अंदर चला गया। सम्मेलन कक्ष में जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने देखा कि अर्जुन कपूर और कृष्ण मेहरा एक सम्मेलन कक्ष में बैठे थे। कक्ष के सामने 2 बड़े बैनर लगे थे।
कोएनिग्सेक कंपनी ट्रांसफ़र समारोह, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी था। वहीं अर्जुन कपूर और कृष्ण मेहरा दस्तावेज़ों को पढ़ रहे थे और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। ये दृश्य देखकर पंकज चौहान और फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य हैरान रह गए और एक एक करके हक्का बक्का हो गए। वे अविश्वास से दोनों बैनरों की ओर देखने लगे और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अगर कुछ समय पहले वे ये दावा कर रहे थे कि अर्जुन कपूर कोएनिग्सेक के मालिक नहीं थे, तो अब जब वे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, ये पूरी तरह से सत्यापित हो चुका था। यह कोई धोखा नहीं था, यह कोई झूठी प्रचार रणनीति नहीं थी। अर्जुन कपूर वास्तव में कोएनिग्सेक के नए मालिक थे। एक ही क्षण में पंकज चौहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने शर्मिंदगी महसूस की। अब वह खुद एक मस्खरा बन चुका था। भविष्य में वह पूरे हैदराबाद सुपरकार जगत में एक मजाक बन सकता था और शायद फिर कभी अपनी छवि सुधार नहीं पाएगा। सामने देखा तो अर्जुन कपूर और कृष्ण मेहरा ने हस्ताक्षर समाप्त कर दिए थे और अब वे एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। पंकज चौहान को ये देखकर और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। अब अर्जुन कपूर की पहचान पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। इस पहचान के साथ अब ये तय था कि वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ था और फ्यूरी सुपरकार एसोसिएशन अब कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी रैंकिंग और नीचे गिरने वाली थी। पंकज चौहान के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कुछ बहुत ही भयावह चीज़ खा ली हो और उसके साथी सदस्य खुद को हीन महसूस कर रहे थे। अब और शर्मिंदगी सहना असंभव था, इसलिए पंकज चौहान ने अपने सदस्यों को इशारा किया और चुपचाप वहां से निकल गए। समारोह पूरा हुआ। पाप पाप पाप। हस्ताक्षर के बाद ग्रुप फोटो ली गई और समारोह में उपस्थित सभी ने जोरदार तालियां बजाईं। इस समय वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के पुराने सदस्य हों या नए सदस्य जो अभी शामिल हुए थे, वे सभी बेहद उत्साहित थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने कोएनिग्सेक के नए मालिक के उदय को देखा था। अब से वे कोएनिग्सेक के मालिक के अधीन होंगे। ये कितना गौरवशाली और गर्व की बात थी। जो नए लोग शामिल होने आए थे, वे अब वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन में शामिल होने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गए और उन्होंने अर्जुन कपूर की और भी अधिक प्रशंसा करनी शुरू कर दी। आज की यह घटना जल्द ही पूरे हैदराबाद और शायद पूरे देश के सुपरकार जगत में फैल जाएगी। तब और भी अधिक लोग इस एसोसिएशन में शामिल होने के लिए दौड़ेंगे। संभावना ये थी कि बहुत जल्द वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन लोगों की संख्या के हिसाब से हैदराबाद की सबसे बड़ी सुपरकार एसोसिएशन बन जाएगी। हालांकि अगर वे शीर्ष स्थान हासिल करना चाहते थे तो केवल सदस्य संख्या ही काफ़ी नहीं थी, शक्ति भी ज़रूरी थी। लेकिन जब अर्जुन कपूर यहाँ हैं तो क्या वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन की शक्ति कम हो सकती है? अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद अर्जुन कपूर और कृष्ण मेहरा ने थोड़ी देर तक बातचीत की, फिर कृष्ण मेहरा वहां से चले गए। अध्यक्ष जिंदाबाद, अध्यक्ष जिंदाबाद। चारों ओर से पागलपन भरी चीखें गूंजने लगीं। इस समय अर्जुन कपूर उन सभी के लिए एक भगवान के समान थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन कपूर ने कुछ भाषण दिए, जिससे उन्होंने लोगों को स्थिर किया और वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के प्रभाव को और बढ़ाया। भविष्य में वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन में शामिल होने के लिए असंख्य लोगों का प्रवाह बना रहेगा। उस समय उन्हें कड़े नियमों का पालन करना होगा और कोई गलती नहीं करनी होगी। अर्जुन कपूर ने गौरव देशमुख और अन्य सदस्यों को विशेष रूप से यह याद दिलाया। इन सबको पूरा करने के बाद अर्जुन कपूर संतोषपूर्वक वहां से निकले। उनका लक्ष्य अपेक्षा से अधिक सफल हो चुका था। शाम का समय तेजी से बीत गया। शाम के 6 या 7 बजे अर्जुन कपूर अपनी कार चलाते हुए हैदराबाद फेग्यून वित्तीय शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर पहुंचे। बॉस अर्जुन कपूर के वहां पहुंचते ही येहुई ग्रुप के 2 अन्य उपाध्यक्ष, जिन्हें आमंत्रित किया गया था, उनके पास आए और गाड़ी का दरवाजा खोलने में उनकी सहायता की। पिछले साल वे दोनों भी इस वित्तीय शिखर सम्मेलन में आए थे, लेकिन यह अर्जुन कपूर का पहली बार था, इसलिए वे उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके साथ चलते हुए अर्जुन कपूर आगे बढ़े। सम्मेलन स्थल पर प्रवेश द्वार पर उन्होंने निमंत्रण पत्र दिखाया और तीनों को भव्य आयोजन स्थल में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। जो लोग यहां आ सकते थे वे या तो अत्यंत धनी थे या प्रतिष्ठित, और उनकी पहचान बहुत प्रभावशाली थी। इस समय ये सभी उद्योगपति और व्यापारी शानदार सूट या भव्य शाम की पोशाकें पहने आपस में बातचीत कर रहे थे। जैसे ही कुछ लोगों ने येहुई ग्रुप के दोनों उपाध्यक्षों को देखा, वे अर्जुन कपूर से मिलने आए। उन्होंने अर्जुन कपूर का परिचय दूसरों से करवाया। अर्जुन बहुत ही प्रतिभाशाली और भविष्य में बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति हैं। अर्जुन युवा हैं और उनके पास असीम संभावनाएं हैं। अर्जुन कपूर की पहचान जानने के बाद वहां मौजूद व्यापारियों और उद्योगपतियों ने सौहार्दपूर्ण व्यवहार दिखाया। एक प्रभावशाली व्यक्ति का प्रवेश। जब अर्जुन कपूर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी 40 के दशक का एक गंजा आदमी, जो कई साथियों से घिरा हुआ था, भी आयोजन स्थल में दाखिल हुआ। मैंने सुना है कि येहुई ग्रुप को एक नया मालिक मिला है और वह एक युवा लड़का है। चलो मुझे उससे मिलने दो।
जैसे ही वह अंदर आया, उसने बड़ों की तरह व्यवहार करते हुए और घमंडी अंदाज में अर्जुन कपूर को भाषण देना शुरू कर दिया। अध्याय 265। ये दृश्य देखकर अर्जुन कपूर की भौहें सिकुड़ गईं। यह आदमी कौन है? अर्जुन, ये धीरज मेहता हैं, आनंद वित्तीय समूह के अध्यक्ष। ये हमारी रेयान ग्रुप के प्रतिस्पर्धी हैं और कंपनी के पूर्व अध्यक्ष से इनका हमेशा ही खराब संबंध रहा है। रेयान ग्रुप के उपाध्यक्ष ने धीमी आवाज में अर्जुन कपूर को बताया। अर्जुन कपूर तुरंत स्थिति समझ गए। धीरज मेहता आगे बढ़े और अर्जुन कपूर का मूल्यांकन करने लगे। बॉस अर्जुन, आप बहुत युवा हैं। अगर रेयान ग्रुप आपके हाथों में चला गया है तो मुझे डर है कि। धीरज मेहता के इतना कहते ही कई अन्य मेहमानों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बात आगे बढ़ाई। मुझे तो समझ नहीं आता कि रेयान ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या सोचकर यह निर्णय लिया। अध्यक्ष धीरज तो फिर भी विनम्रता दिखा रहे हैं। डरने की क्या बात है? रेयान ग्रुप का तो अब पूरी तरह पतन निश्चित है। बॉस अर्जुन मुश्किल से 20 साल के लगते हैं। उन्होंने शायद ही कभी कोई बड़ी व्यावसायिक चुनौती देखी होगी। क्या ऐसा व्यक्ति रेयान ग्रुप को संभाल सकता है? उनकी बातें पूरी होते ही रेयान ग्रुप के करीबी ग्राहकों ने तुरंत इसका विरोध किया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस छिड़ गई। सिस्टम की अधिसूचना। डिंग। मिशन जारी। धीरज मेहता को यह एहसास कराओ कि उम्र के आधार पर किसी की क्षमता को आंकना गलत है और उसे सबक सिखाओ। मिशन पुरस्कार। रेयान ग्रुप के 6% शेयर। मिशन पुरस्कार 138 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर ने तुरंत सिस्टम मिशन का विश्लेषण किया। उसी समय जैसे ही विवाद बढ़ रहा था, एक मध्य आयु वर्ग का प्रभावशाली व्यक्ति वहां तेजी से आया। उस व्यक्ति को देखते ही बहस करने वाले दोनों समूह अचानक चुप हो गए और धीरज मेहता तुरंत अपनी अहंकारी मुद्रा बदलकर विनम्र हो गए। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आज के वित्तीय शिखर सम्मेलन के आयोजक, हैदराबाद के एक बड़े उद्योगपति जगदीश बैनर्जी थे। यहाँ सभी लोग व्यापारिक संबंधों को सुधारने के लिए आए हैं। इस तरह आपस में भिड़ना सही नहीं है। जगदीश बैनर्जी ने शांत स्वर में कहा। जगदीश बिल्कुल सही कह रहे हैं। धीरज मेहता ने तुरंत हामी भरते हुए कहा और उनके स्वर में अब पहले जैसी घमंड नहीं थी। अन्य सभी लोगों ने भी जगदीश बैनर्जी से सहमति जताई और कोई बहस करने की हिम्मत नहीं की। पहली बार मुलाकात। ये कौन है? जगदीश बैनर्जी ने चारों ओर देखा और आखिरकार उनकी नज़र अर्जुन कपूर पर पड़ी। उन्होंने कई वित्तीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए थे और आमतौर पर वहां मौजूद अधिकतर लोगों को जानते थे, लेकिन अर्जुन कपूर उनके लिए अजनबी थे। इतने युवा होने के कारण वे वहां कुछ अलग ही लग रहे थे। जगदीश, ये हमारे रेयान ग्रुप के नए मालिक अर्जुन कपूर हैं। रेयान ग्रुप के उपाध्यक्ष ने जल्दी से उनका परिचय करवाया। ओह! जगदीश बैनर्जी अचानक दिलचस्पी लेने लगे। रेयान ग्रुप एक मजबूत कंपनी थी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इस समय उसका अध्यक्ष एक युवा व्यक्ति होगा। नमस्कार, मैं जगदीश बैनर्जी, बैनर्जी कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप का अध्यक्ष। जगदीश बैनर्जी ने विनम्रता से हाथ बढ़ाया। नमस्कार, अर्जुन कपूर, रेयान ग्रुप का अध्यक्ष। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, जिससे उनका औपचारिक परिचय पूरा हुआ। धीरज मेहता की जलन। अर्जुन कपूर और जगदीश बैनर्जी की बातचीत को देखकर धीरज मेहता बेचैन होने लगे। जगदीश, आप इनसे क्या बात कर रहे हैं? सोचिए, जिन कंपनियों को युवाओं के हाथों सौंपा गया है, उनमें से कितनी स्थिर बनी रह पाई हैं? धीरज मेहता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यह जरूरी नहीं है, शायद अर्जुन इस मामले में अपवाद साबित हों। जगदीश बैनर्जी ने उत्तर दिया। उन्होंने महसूस किया कि तारांकन इतनी कम उम्र में रेयान ग्रुप के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता था। इसलिए वे अर्जुन कपूर का समर्थन कर रहे थे। चौंकाने वाली पहचान। अर्जुन, आपके उच्चारण से लग रहा है कि आप हैदराबाद से नहीं हैं। आप किस शहर से हैं? मुंबई या दिल्ली? जगदीश बैनर्जी ने जिज्ञासा से पूछा। मैं मुंबई से हूँ, अर्जुन कपूर ने शांति से उत्तर दिया। मुंबई से? जगदीश बैनर्जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मुंबई एक साधारण दूसरे तीसरे श्रेणी का शहर था। वहां से किसी बड़े व्यावसायिक परिवार का होना असंभव था। जगदीश, मैंने सुना है कि अर्जुन मुंबई के एक छोटे परिवार से आते हैं। धीरज मेहता ने तुरंत कहा। ये सुनकर जगदीश बैनर्जी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अगर यह सच था तो अर्जुन कपूर उनके मित्र बनने के योग्य नहीं थे। अब धीरज मेहता की चाल काम कर गई थी। उन्होंने कुछ ही शब्दों में अर्जुन कपूर की छवि बिगाड़ दी थी। लेकिन तभी किसी ने जोर से कहा। किसने कहा कि अर्जुन के पास ताकत नहीं है? अर्जुन पैटेक फिलिप के मालिक हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा। क्या कहा? पैटेक फिलिप के मालिक? पूरा हॉल अचानक अर्जुन कपूर की ओर मुड़ गया। जगदीश बैनर्जी भी चौंक गए। धीरज मेहता की आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुम मजाक कर रहे हो? वह पैटेक फिलिप के मालिक कैसे हो सकते हैं? धीरज मेहता ने गुस्से में कहा। मुझे पूरा यकीन है। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद जांच कर सकते हैं। ये वही उद्योगपति थे जो पहली बार अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख से मिले थे। उन्होंने ये जानकारी पहले ही पुष्टि कर ली थी।
अब धीरज मेहता के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ ही क्षणों में कई बड़े व्यवसायियों ने अर्जुन कपूर से हाथ मिलाने और परिचय बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। धीरज मेहता की नई चाल। लेकिन धीरज मेहता अब भी संतुष्ट नहीं थे। अच्छा, तो क्या पैटेक फिलिप की बाजार कीमत मुश्किल से कुछ अरबों में है? इससे बड़े ब्रांड के मालिक बनकर दिखाओ। लेकिन ठीक उसी समय अर्जुन कपूर का फोन बजा। उन्होंने देखा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल थी। कौन हो सकता है? उन्होंने कॉल उठाए और तभी धीरज मेहता की घमंड भरी मुस्कान अचानक गायब हो गई। तारांकन अध्याय 266। क्या मैंने सही सुना? मुझे तिवारी ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के महाप्रबंधक जनरल मैनेजर का पद संभालना है। अर्जुन कपूर ने फोन पर तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष से आश्चर्य से पूछा। क्या तिवारी ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के महाप्रबंधक? जैसे ही अर्जुन कपूर ने ये कहा, धीरज मेहता की आंखें चौड़ी हो गईं। न केवल धीरज मेहता बल्कि आसपास खड़े अन्य ग्राहक भी आश्चर्य से अर्जुन कपूर की ओर देखने लगे। अगर पैटेक फिलिप कंपनी के मालिक होने की बात पहले इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि पैटेक फिलिप की बाजार कीमत केवल कुछ अरबों में थी, तो तिवारी ग्रुप पूरी तरह से अलग था। तिवारी ग्रुप की बाजार कीमत 100 अरब से अधिक थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तिवारी ग्रुप लुई विटॉन ग्रुप का एक अधीनस्थ ब्रांड था जिसकी बाजार कीमत 1 ट्रिलियन थी। तिवारी ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र का महाप्रबंधक ये पद बेहद प्रभावशाली था और ये तिवारी ग्रुप के शीर्ष अधिकारियों में से एक गिना जाता था। क्या अर्जुन कपूर सच में तिवारी ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के महाप्रबंधक बनने वाले हैं? धीरज मेहता का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अभी अभी उन्होंने अर्जुन कपूर का मजाक उड़ाया था और अब सच सामने आ गया कि अर्जुन कपूर वास्तव में 100 अरब की कंपनी के शीर्ष कार्यकारी बनने वाले थे। तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष की बात? हाँ, निदेशक अर्जुन। फोन पर तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष ने अंग्रेजी में उत्तर दिया। तिवारी ग्रुप के वर्तमान एशिया प्रशांत क्षेत्र के महाप्रबंधक ने कुछ व्यक्तिगत मुद्दों के कारण पद छोड़ दिया था और यह एक महत्वपूर्ण पद था। कई बड़े अधिकारी और समूह के विभिन्न गुट इस पद के लिए इच्छुक थे, लेकिन अध्यक्ष किसी एक को चुनकर किसी गुट को नाराज नहीं करना चाहते थे। तभी उन्होंने अर्जुन कपूर को याद किया। अर्जुन कपूर तिवारी ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक थे और साथ ही कंपनी के उपाध्यक्ष भी थे। अगर वे इस पद को संभालते तो कोई अन्य गुट इसका विरोध नहीं कर सकता था। इसके अलावा अर्जुन कपूर विदेशी निवेशक की तरह थे और किसी भी आंतरिक गुट से नहीं जुड़े थे। इस तरह ये निर्णय किसी गुट को नाराज भी नहीं करता और एक संतुलित समाधान बन जाता। अर्जुन कपूर का निर्णय। निदेशक अर्जुन, आप भी हमारे समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। कंपनी के हित सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं। ये पद अभी रिक्त है और हमें तत्काल किसी को नियुक्त करने की आवश्यकता है, वरना इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष ने आग्रह किया। अगर आप इसे स्थायी रूप से नहीं लेना चाहते तो आप इसे अस्थायी रूप से भी संभाल सकते हैं। जब तक हम किसी उपयुक्त व्यक्ति को नहीं ढूंढ लेते तब तक आप इस पद को देख सकते हैं। ठीक है। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन कपूर ने हामी भर दी। आखिरकार यह उनके स्वयं के हितों से संबंधित था। वह तिवारी ग्रुप के मुनाफे में कोई नुकसान नहीं देखना चाहते थे क्योंकि इससे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति भी प्रभावित होती। इसके अलावा उनके पास पहले से ही कई बड़े पद थे, तो एक और पद जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह उनके लिए फायदेमंद ही साबित हो सकता था। धन्यवाद निदेशक अर्जुन, आपने हमारी बहुत मदद की। अगर आपको कभी कोई समस्या हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष ने बार बार आभार प्रकट किया। शक्ति का प्रभाव। फोन काटने के बाद अर्जुन कपूर सोच में पड़ गए। तभी जगदीश बैनर्जी ने उनकी ओर देखा और बोले, अर्जुन, मैंने सही सुना, आप तिवारी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। पैटेक फिलिप के मालिक होने से ही अर्जुन कपूर पहले से प्रभावशाली थे, लेकिन अगर वे तिवारी ग्रुप से भी जुड़े थे तो ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। हाँ, मैं तिवारी ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक और उपाध्यक्ष हूँ, और अब मैं तिवारी ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र का महाप्रबंधक भी बन गया हूँ। अर्जुन कपूर ने यह बात एक साधारण तरीके से कही। क्या ये सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। तिवारी ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक और उपाध्यक्ष, ये पद महाप्रबंधक से भी अधिक शक्तिशाली था। अर्जुन कपूर का बढ़ता प्रभाव। अर्जुन बहुत प्रतिभाशाली हैं, जगदीश बैनर्जी ने प्रशंसा की। अब उन्होंने अर्जुन कपूर को और अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। युवा उस्ताद अर्जुन वास्तव में बहुत कुशल हैं। अर्जुन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं सच में उनका प्रशंसक बन गया हूँ। बॉस अर्जुन, कृपया हमें भी अपना आशीर्वाद दें। अब जो लोग पहले अर्जुन कपूर की स्थिति को नज़रअंदाज कर रहे थे, वे उनकी ओर दौड़ पड़े और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगे। आखिरकार तिवारी ग्रुप 100 अरब की कंपनी थी और इसके पीछे लुई विटॉन ग्रुप जैसी 1 ट्रिलियन की कंपनी थी। धीरज मेहता की हार। वहीं दूसरी ओर धीरज मेहता पूरी तरह से हिल चुके थे। तिवारी ग्रुप दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक और उपाध्यक्ष। धीरज मेहता ने अविश्वास में बुदबुदाया।
अब उनकी पूरी घमंड भरी रणनीति विफल हो गई थी। उन्होंने जो ताने पहले दिए थे, अब वे उन्हीं पर भारी पड़ गए थे। धीरज मेहता का पलायन। अब और शर्मिंदा न होने के लिए धीरज मेहता सम्मेलन समाप्त होने से पहले ही वहां से भाग खड़े हुए। सिस्टम का इनाम, डिंग, मिशन पूरा। धीरज मेहता को ये सिखाना कि उम्र के आधार पर किसी की शक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। बधाई हो, रेयान ग्रुप के 6% शेयर प्राप्त हुए। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके होटल में रखा गया है, कृपया जांचें। बधाई हो, 138 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अब अर्जुन कपूर के पास रेयान ग्रुप के और भी अधिक शेयर हो गए थे, जिससे उनकी कुल संपत्ति में अरबों का इजाफा हो गया। सम्मेलन का अंत। इसके बाद जगदीश बनर्जी ने अर्जुन कपूर को मुख्य अतिथि सीट पर आमंत्रित किया। रात के खाने के दौरान अर्जुन कपूर ने कई महत्वपूर्ण व्यापारियों से मुलाकात की। एक ही रात में उनकी नेटवर्किंग और संपर्क तेजी से बढ़ गए, और इस तरह अर्जुन कपूर का एक और नया और शक्तिशाली अध्याय शुरू हुआ। अध्याय 267, डिंग। 53वें दिन के अलगाव पर इनाम, लाभ और हानि विश्लेषण कार्ड प्राप्त हुआ। लाभ और हानि विश्लेषण कार्ड, यह क्या है? अर्जुन कपूर बेहद आश्चर्यचकित थे। ये पहली बार था जब सिस्टम में इतना अनोखा कार्ड आया था। जिज्ञासा से अर्जुन कपूर ने कार्ड के विवरण पर क्लिक किया। लाभ और हानि विश्लेषण कार्ड ये भविष्यवाणी कर सकता है कि आपका व्यापार लाभ में रहेगा या हानि में, और कितना लाभ या हानि होगी। यह क्या कमाल की चीज़ है! जब अर्जुन कपूर ने इस कार्ड की विशेषताओं को जाना तो वे दंग रह गए। ये तो भविष्य को देखने के समान था। व्यापार में अक्सर अनिश्चितता होती है और लाभ या हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस लाभ और हानि विश्लेषण कार्ड की मदद से वे पहले ही देख सकते थे कि कोई व्यापारिक योजना लाभदायक होगी या नहीं। अगर व्यापार लाभ देगा तो कितना, और यदि हानि होगी तो कितनी। इससे अर्जुन कपूर किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते थे। ये लगभग भविष्यवाणी करने जैसा ही था। बस एक फ़र्क था, ये कार्ड केवल व्यवसाय से संबंधित मामलों पर काम करता था और किसी अन्य चीज़ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये काफ़ी शक्तिशाली था। ये सोचते हुए अर्जुन कपूर ने तुरंत सिस्टम बैकपैक खोला और इस लाभ और हानि विश्लेषण कार्ड को देखा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी और अर्जुन कपूर इसे केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षणों में ही उपयोग करना चाहते थे, कम से कम 10 अरब या उससे अधिक की राशि के निवेश से पहले। अगर यह केवल 1-2 अरब के निवेश के लिए उपयोग किया जाए तो ये पूरी तरह से बेकार चला जाएगा। मुझे वाकई यह सिस्टम इनाम पसंद है। वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन का दौरा। दोपहर में अर्जुन कपूर ने समय निकालकर वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन का निरीक्षण किया। वहां शामिल होने के लिए लोगों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। अब स्थिति ये थी कि हैदराबाद की शीर्ष 3 सुपरकार एसोसिएशनों के कुल आवेदकों से भी ज़्यादा लोग वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। अगर इसी गति से चीज़ें आगे बढ़ती रहीं तो वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन बहुत जल्द हैदराबाद की सबसे बड़ी सुपरकार एसोसिएशन बन जाएगी। अर्जुन कपूर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। कबीर चौधरी का फ़ोन कॉल। तभी लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा के नेता कबीर चौधरी का फ़ोन आया। अर्जुन, हमने अपनी जांच में पाया कि हमारे परिवार की शाखा ने किसी से मदद मांगी है। वे हर्षित अग्रवाल नामक एक धनाढ्य व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे खिलाफ अंतिम हमला करने की योजना बना रहे हैं। कबीर चौधरी ने अर्जुन कपूर को समझाया। पिछली बार जब अर्जुन कपूर ने उनसे संपर्क किया था तब कबीर चौधरी ने कहा था कि चौधरी परिवार की शाखा किसी से मदद मांग रही थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि कौन। अब स्पष्ट हो गया कि उन्होंने हैदराबाद के हर्षित अग्रवाल से संपर्क किया था। हर्षित अग्रवाल, अर्जुन कपूर ने हल्के स्वर में कहा। ठीक है, इस हर्षित अग्रवाल को मुझ पर छोड़ दो, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। कबीर चौधरी ने उन्हें इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि वे चाहते थे कि अर्जुन कपूर मदद करें और शाखा परिवार के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएं। चूंकि इसमें अर्जुन कपूर को भी करोड़ों का फायदा हो सकता था, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। हर्षित अग्रवाल का संपर्क। फ़ोन काटने के बाद अर्जुन कपूर ने वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों से हर्षित अग्रवाल के बारे में पूछा। तब गौरव देशमुख, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, ने तुरंत कहा, अध्यक्ष, हर्षित अग्रवाल का मेरे पिता से बहुत अच्छा संबंध है। मैं हमेशा से उन्हें अंकल हर्षित कहता आया हूँ। राष्ट्रपति, क्या आपको उनसे कोई काम था? हाँ, मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करनी है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, गौरव देशमुख ने आत्मविश्वास से कहा। इसके बाद गौरव देशमुख ने सीधे हर्षित अग्रवाल को फ़ोन किया। नमस्ते अंकल हर्षित। अरे गौरव बेटा, आज अचानक मुझे याद कैसे आ गई? अंकल हर्षित, क्या आप घर पर हैं? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ, मैं घर पर ही हूँ, आ जाओ, हर्षित अग्रवाल ने तुरंत सहमति दे दी। फ़ोन काटने के बाद गौरव देशमुख ने अर्जुन कपूर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष, काम हो गया। अगर उन्होंने सीधे कह दिया होता कि अर्जुन कपूर उनसे मिलना चाहते हैं तो हर्षित अग्रवाल शायद मना कर देते।
इसलिए गौरव देशमुख ने जरा चतुराई से काम लिया। अध्यक्ष, मैं आपको वहां ले चलता हूं। इसके बाद गौरव देशमुख ने कार निकाली और अर्जुन कपूर को लेकर हर्षित अग्रवाल के विला की ओर चल पड़े। इस बीच हर्षित अग्रवाल के विला में इसी समय हर्षित अग्रवाल अपने विला में कबीर चौधरी से मुलाकात कर रहे थे। तुम्हारी बातों में दम है, ये काम मुझे सौंप दो। वह अर्जुन कपूर, मैं उसे देख लूंगा। आखिरकार वह सिर्फ कोलकाता प्रांत का एक अमीर आदमी है, मेरे सामने वह कुछ भी नहीं है। हर्षित अग्रवाल ने कबीर चौधरी को विश्वास दिलाया। अचानक हुई मुलाकात, तभी विला का दरवाजा खुला और अर्जुन कपूर तथा गौरव देशमुख अंदर आ गए। अर्जुन कपूर, कबीर चौधरी आश्चर्य से चौंक गए। क्या यही अर्जुन कपूर है? हर्षित अग्रवाल भी अवाक रह गए। वह तो अभी सोच रहे थे कि अर्जुन कपूर से निपटने की योजना बनाएंगे, लेकिन अर्जुन कपूर खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ गया। अंकल हर्षित, क्या आप हमारे अध्यक्ष को जानते हैं? गौरव देशमुख ने आश्चर्य से पूछा। परिचय की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे जानता हूँ, यह मेरा दुश्मन है, हर्षित अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? गौरव देशमुख चौंक गए। इस बीच अर्जुन कपूर ने कबीर चौधरी की ओर देखा और कहा, तो तुम लखनऊ चौधरी परिवार की शाखा के आदमी हो? हाँ, मैं कबीर चौधरी हूँ। लेकिन अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि हमारी शाखा पर नियंत्रण पा लोगे? ये तुम्हारी भूल है। अब अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अध्याय 268। बॉस हर्षित ने तुम्हें वादा किया, लेकिन ये तब की बात है जब वह मुझे और मेरी पहचान को नहीं जानते थे। जब वह मुझे जानेंगे तब शायद वह अपना फैसला बदल दें। अर्जुन कपूर ने कहा, जो लोग केवल कमजोरों को दबाने और ताकतवरों से डरने वाले होते हैं, उनका रवैया बदलना बहुत आसान होता है। जैसे ही अर्जुन कपूर ने यह कहा, पूरे कमरे में पूर्ण शांति छा गई। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि कबीर चौधरी अचानक हंसने लगे। अर्जुन कपूर, तुम बहुत मजाकिया हो। तुम मजाक के रूप में भी सच्चाई बोलते हो। तुम्हें लगता है कि हर्षित अग्रवाल तुम्हें जानने के बाद अपना फैसला बदल देंगे? क्या तुम खुद को कोई महान राजा समझते हो? कबीर चौधरी को लगा कि अर्जुन कपूर बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं। हर्षित अग्रवाल ने भी ठंडी नजरों से अर्जुन कपूर की ओर देखा और नाक चढ़ाकर कहा, गौरव, तुम्हें मुझसे क्या काम था? और तुम मेरे घर एक बाहरी आदमी को क्यों लाए हो? हर्षित अग्रवाल ने गौरव देशमुख से सवाल किया। हालांकि दोनों एक दूसरे को अंकल भतीजे कहकर बुलाते थे, लेकिन उनकी असल रिश्तेदारी कुछ खास नहीं थी। अंकल हर्षित, हमारे अध्यक्ष अर्जुन रेयान ग्रुप के एक बड़े शेयरधारक हैं। आपकी तरह वह भी हैदराबाद के वित्तीय उद्योग में कार्यरत हैं, इसलिए वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। गौरव देशमुख ने बातचीत को सहज करने की कोशिश की। रेयान ग्रुप के शेयरधारक? हर्षित अग्रवाल को थोड़ा दिलचस्पी हुई। अगर तुम चाहते हो कि मैं चौधरी परिवार के मामले में हस्तक्षेप करूं, तो यह संभव है। चौधरी परिवार की मुख्य शाखा ने मुझे 1 अरब का इनाम देने का वादा किया है। अगर अध्यक्ष अर्जुन इससे अधिक दे सकते हैं, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हर्षित अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से सौदा करने की पेशकश की। वह एक व्यापारी थे और उनका मुख्य ध्यान लाभ पर था। अगर अर्जुन कपूर ज्यादा पैसे देते तो वे मुख्य शाखा का साथ छोड़कर उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। कबीर चौधरी यह सुनकर घबरा गए। अधिक पैसे देने, यह मेरा विचार नहीं है। अर्जुन कपूर ने सिर हिला दिया। उन्हें पहले ही मुख्य शाखा से 7 अरब का इनाम मिल रहा था। अगर वह 1 अरब हर्षित अग्रवाल को दे देते तो उनके पास केवल 1 अरब ही बचता, जो कि काफी कम था। अगर यही बात है तो फिर कृपया वापस चले जाएं। हर्षित अग्रवाल ने सीधा निष्कासन का आदेश दिया। अचानक अर्जुन कपूर का सवाल, रुको, मैंने सुना कि हर्षित भी वित्तीय उद्योग में है, तो फिर मैंने आपको कल रात फेंग्यून वित्तीय शिखर सम्मेलन में क्यों नहीं देखा? अर्जुन कपूर ने सीधे सवाल किया। हर्षित अग्रवाल थोड़ा बचकाना महसूस करने लगे। उन्हें पिछली रात आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी अन्य कारण से वह सम्मेलन में नहीं जा पाए थे। क्या तुम कह रहे हो कि तुमने फेंग्यून वित्तीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? हर्षित अग्रवाल को इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। आखिरकार रेयान ग्रुप का शेयरधारक आमंत्रित होना कोई असामान्य बात नहीं थी। हाँ, लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर ने यह कहा, हर्षित अग्रवाल अचानक सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल फोन को निकाला और सोशल मीडिया खोला। चौंकाने वाली तस्वीर। आज सुबह जगदीश बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं। कल रात के वित्तीय सम्मेलन की तस्वीरें। क्योंकि हर्षित अग्रवाल उस सम्मेलन में नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने पहले इन तस्वीरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब अर्जुन कपूर की बात सुनकर उन्होंने उन तस्वीरों को दोबारा देखा और वे पूरी तरह से चौंक गए। उनमें से एक तस्वीर में अर्जुन कपूर भी थे। और फिर एक और डरावनी बात पता चली। ये सम्मेलन में मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की समूह फोटो थी। पिछले वर्षों में इस तरह की तस्वीरों में हमेशा जगदीश बनर्जी सबसे मध्य और प्रतिष्ठित स्थान पर खड़े होते थे, लेकिन इस बार मध्य और सबसे सम्मानजनक स्थान पर खड़ा व्यक्ति अर्जुन कपूर था।
और जगदीश बैनर्जी उनके बगल में खड़े थे। यह कोई साधारण समूह फोटो नहीं थी। इस तरह की तस्वीरों में खड़ा होने की स्थिति बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति मध्य में खड़ा होता है वही सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इसका मतलब ये था कि खुद सम्मेलन के आयोजक जगदीश बैनर्जी यह मानते थे कि अर्जुन कपूर की स्थिति उनसे भी ऊपर थी। हर्षित अग्रवाल के होश उड़ गए। ओह माय गॉड, यह असंभव है, ये सोचकर कि अगर वह कल सम्मेलन में गए होते तो उन्हें शायद इस फोटो में भी जगह नहीं मिलती। ... लेकिन अर्जुन कपूर को सबसे प्रतिष्ठित स्थान मिला था। अचानक बदला हर्षित अग्रवाल का रवैया। अर्जुन, मैंने गलती कर दी थी। मुझे पहले नहीं पता था कि आप कौन हैं और मैंने गलत निर्णय ले लिया था। मैं कबीर चौधरी और उनके शाखा परिवार के साथ सहयोग करने से मना करता हूँ। क्या? कबीर चौधरी हैरान रह गए। अभी कुछ ही क्षण पहले हर्षित अग्रवाल ने उनकी पूरी मदद करने की बात कही थी, लेकिन अब सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन देखने के बाद उनका पूरा रवैया बदल गया। बॉस हर्षित, हमें इस पर बात करनी चाहिए। हम आपको और अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हैं। कबीर चौधरी ने घबराकर कहा, यह पैसे का मामला नहीं है। अगर मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे अर्जुन कपूर जैसे व्यक्ति से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। तो अब क्या तुम मुझे मानते हो? अर्जुन कपूर ने कबीर चौधरी को देखा। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि कबीर चौधरी कुछ और कहते, हर्षित अग्रवाल ने अपने नौकर को इशारा किया और उसे विला से बाहर निकाल दिया। अर्जुन कपूर की जीत। अब हर्षित अग्रवाल की मदद के बिना चौधरी परिवार की शाखा मुख्य शाखा का मुकाबला नहीं कर सकती थी, और इसका मतलब यह था कि अर्जुन कपूर के 7 अरब का इनाम अब पूरी तरह से सुरक्षित था। आखिरी दृश्य, विला के बाहर कबीर चौधरी ने निराशा से सिर झुका लिया। अब हमारी चौधरी परिवार की शाखा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अर्जुन कपूर ने हर्षित अग्रवाल के यहाँ कुछ देर बिताई, फिर वहां से चले गए। लेकिन वापसी के रास्ते में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण खबर सुनी। अध्याय 269। अर्जुन कपूर के अधीनस्थों ने उन्हें सूचना दी कि प्रणव रेड्डी के स्वामित्व वाले 2 बारों में से एक अब पूरी तरह बंद हो चुका है और दूसरा काफी बुरी स्थिति में है, दिवालिया होने की कगार पर है। ये दोनों बार प्रणव रेड्डी के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। अगर ये दोनों बार खत्म हो गए तो ये प्रणव रेड्डी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अधीनस्थों की रिपोर्ट सुनने के बाद अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। ये वाकई अच्छी खबर है। अगर प्रणव रेड्डी का आखिरी बार पहले ही संकट में है तो क्यों ना हम इसे पूरी तरह से खत्म कर दें, अर्जुन कपूर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद अर्जुन कपूर ने हेलेंस बार के नए प्रबंधक से सीधा संपर्क किया। तुरंत घोषणा करो कि आने वाले कुछ दिनों तक हेलेंस बार में सभी ड्रिंक्स पर भारी छूट मिलेगी। इसके अलावा हमारे हेलेंस बार के नियमित ग्राहकों से संपर्क करो और उन्हें बताओ कि अगर वे मियामी क्लब बार के किसी नियमित ग्राहक को हमारे यहाँ लाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये तक के फ्री कूपन दिए जाएंगे। कोई ऑनलाइन लिमिट नहीं होगी, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। मियामी क्लब बार का पतन शुरू। मियामी क्लब बार प्रणव रेड्डी का अंतिम बचा हुआ बार था। अर्जुन कपूर की योजना थी कि आज रात ही इस बार को खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा हेलेंस बार जैसे लग्जरी बार में ड्रिंक्स की कीमत और मुनाफा पहले से ही बहुत ऊंचा था। अगर वे केवल 10% छूट भी देते हैं तो उन्हें कोई खास नुकसान नहीं होगा, और वैसे भी अर्जुन कपूर के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी। समझ गया बॉस। हालांकि हेलेंस बार के नए प्रबंधक को ये समझ नहीं आया कि अर्जुन कपूर ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने बिना कोई सवाल किए आदेश का पालन किया। कुछ ही समय में हेलेंस बार की छूट की खबर पूरे हैदराबाद के बार सर्कल में फैल गई। हजारों ग्राहक ये सुनकर बेहद उत्साहित हो गए और मियामी क्लब बार के कई नियमित ग्राहक भी अब हेलेंस बार की ओर जाने लगे। इसके अलावा हेलेंस बार के कर्मचारियों ने भी अपने नियमित ग्राहकों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि अगर वे मियामी क्लब बार के किसी नियमित ग्राहक को हेलेंस बार में लाते हैं तो उन्हें इनाम मिलेगा। मियामी क्लब बार पर अंतिम हमला। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपने आदमियों को मियामी क्लब बार के स्टाफ, मैनेजर और बारटेंडर को भी लुभाने का आदेश दिया। हम प्रणव रेड्डी को पूरी तरह अकेला छोड़ देंगे। उस रात जो मियामी क्लब बार पहले हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था अब पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। इतने बड़े बार में सिर्फ कुछ ही ग्राहक बचे थे। मियामी क्लब बार पहले ही दिवालिया होने की कगार पर था और अब जब उसके ग्राहक भी चले गए तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया। बार के जनरल मैनेजर को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह तुरंत प्रणव रेड्डी को फोन लगाने लगा। प्रणव रेड्डी का गुस्सा, ये कैसे हो सकता है? प्रणव रेड्डी आश्चर्यचकित रह गए। अगर मियामी क्लब बार भी बंद हो गया तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आखिर हुआ क्या है? प्रणव रेड्डी ने पूछा। मियामी क्लब बार के जनरल मैनेजर ने बताया कि हेलेंस बार ने अचानक इस हमले की शुरुआत की थी। हेलेंस बार ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमेशा हमारे साथ सामान्य संबंध बनाए रखे थे, अब अचानक वे हमारे बार पर हमला क्यों कर रहे हैं? प्रणव रेड्डी पूरी तरह से भ्रमित हो गए। हेलेंस बार पहले से ही हैदराबाद का सबसे बड़ा बार था,
फिर वे अचानक से उनके छोटे से बार को निशाना क्यों बना रहे थे? बॉस, मुझे नहीं पता। हेलेंस बार के नए मालिक ने शायद हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए ये किया है, मियामी क्लब बार के जनरल मैनेजर ने कहा। लेकिन तभी प्रणव रेड्डी को एक झटका लगा। तुमने अभी क्या कहा? हेलेंस बार के मालिक का नाम क्या है? प्रणव रेड्डी ने अचानक पूछा। अर्जुन कपूर। क्या? अब प्रणव रेड्डी को सब कुछ समझ में आ गया। हेलेंस बार का मालिक वही दुष्ट अर्जुन कपूर है। प्रणव रेड्डी गुस्से में दांत पीसने लगे। अब ये स्पष्ट था कि अर्जुन कपूर ने ही उनके पहले बार को बंद करवाया था, और अब अर्जुन कपूर उनके आखिरी बार को भी खत्म करने वाले थे। प्रणव रेड्डी की पलटवार योजना। बहुत बढ़िया। प्रणव रेड्डी के चेहरे पर क्रूरता झलकने लगी। अगर वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीत सकते तो वह अवैध तरीकों से लड़ेंगे। अर्जुन कपूर, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसके बाद प्रणव रेड्डी ने तुरंत एक नई योजना बनाई और काम पर लग गए। हेलेंस बार पर हमला। 1 घंटे बाद हेलेंस बार के सामने 7-8 बड़े वैन आकर रुके। उन वैन से कई दर्जन लाठी डंडों से लैस गुंडे उतरे। इन गुंडों के ठीक आगे एक रोल्स रॉयस कार खड़ी थी। ये कार प्रणव रेड्डी की थी। प्रणव रेड्डी अपने विश्वासपात्र लोगों के साथ कार से बाहर निकले और उन्होंने गुंडों की ओर देखकर संतोष से सिर हिलाया। प्रणव रेड्डी का इरादा, अगर मैं हेलेंस बार से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता तो मैं इसे जबरदस्ती बंद कर दूंगा। अंदर जाओ। प्रणव रेड्डी के आदेश पर गुंडों की पूरी टोली हेलेंस बार के अंदर घुस गई। हेलेंस बार के सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे बहुत कम थे और गुंडों के सामने टिक नहीं पाए। बार में हंगामा। हेलेंस बार के अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। सभी ग्राहक डर गए क्योंकि इतने सारे लाठी डंडों से लैस गुंडे अंदर आ गए थे। प्रणव रेड्डी अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ अंदर चले गए और मंच पर खड़े हो गए। डरने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ केवल हेलेंस बार के मालिक अर्जुन कपूर से हिसाब बराबर करने आया हूँ। अब सभी ग्राहकों को समझ में आया कि यह व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला था। अर्जुन कपूर, बाहर आओ। प्रणव रेड्डी ने गुस्से से चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अध्याय 270। अचानक 20 प्रशिक्षित युवा 20 से 30 साल के बीच के व्यक्ति मेहमानों के बीच से बाहर निकल आए। पलक झपकते ही उन्होंने प्रणव रेड्डी के गुंडों को चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही पलों में प्रणव रेड्डी की टीम, जो पहले मजबूत स्थिति में थी, अब पूरी तरह से कमजोर पड़ गई। प्रणव रेड्डी की हैरानी। प्रणव रेड्डी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब अचानक कैसे हुआ। जब वह इस उलझन में थे तभी बार के भीतर से किसी के कदमों की आवाज आई। भीड़ के आश्चर्यजनक नजरों के सामने अर्जुन कपूर धीरे धीरे बाहर आए। तुम पहले व्यक्ति हो जो अपनी मौत को खुद बुलाने आया है। अर्जुन कपूर ने प्रणव रेड्डी को ठंडी नजरों से देखा। सौभाग्य से अर्जुन कपूर पहले से तैयार थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के सर्वश्रेष्ठ अंगरक्षकों को हैदराबाद बुला लिया था। आज रात दुश्मन को सतर्क न करने के लिए अर्जुन कपूर ने इन अंगरक्षकों को ग्राहकों के रूप में बार में तैनात कर दिया था, और यह योजना सफल रही। अब प्रणव रेड्डी और उनके गुंडे पूरी तरह फंस चुके थे। प्रणव रेड्डी की हताशा। वाह अर्जुन, तुम सच में चालाक निकले। प्रणव रेड्डी ने गहरी सांस ली। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अर्जुन कपूर पहले से तैयारी कर चुके होंगे। लेकिन क्या तुम ये सोचते हो कि सिर्फ इतनी चालाकी से तुम मुझे झुका सकते हो? प्रणव रेड्डी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम अभी जानोगे कि मुझे और हमारे रेड्डी परिवार को नाराज करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तैयार हो जाओ। दर्शन पाटिल की एंट्री। टाइगर भैया। जैसे ही प्रणव रेड्डी ने यह कहा, बार के बाहर से एक और समूह आ गया। इस बार इस गिरोह का नेतृत्व एक ताकतवर आदमी कर रहा था, जिसके दोनों बाजुओं पर टैटू बने हुए थे। यह आदमी लगभग 40 साल का था और बेहद खतरनाक दिख रहा था। जैसे ही उसने बार में कदम रखा, कई ग्राहक डर से पीछे हट गए। अरे, ये तो टाइगर भैया हैं। कमाल है। प्रणव रेड्डी ने टाइगर भैया को बुला लिया। अब तो अर्जुन कपूर की खैर नहीं। भीड़ में से कई लोग डर से फुसफुसाने लगे। जो भी दर्शन पाटिल टाइगर भैया को पहचानते थे, वे घबराहट में पीछे हट गए। टाइगर भैया हैदराबाद के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में से एक थे। प्रणव रेड्डी की चाल। टाइगर भैया, आपने आने की जहमत उठाई। प्रणव रेड्डी ने दर्शन पाटिल का स्वागत किया। असल में प्रणव रेड्डी को पहले से डर था कि अर्जुन कपूर कुछ करेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही दर्शन पाटिल को बुला लिया था। अब इतने बड़े गैंगस्टर के समर्थन के साथ, भले ही यह अर्जुन कपूर का इलाका था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। टाइगर भैया का बयान। अरे, अच्छा आदमी लाया है तू प्रणव। टाइगर भैया ने अर्जुन कपूर के अंगरक्षकों की ओर देखा और सराहना करते हुए कहा। लेकिन टाइगर भैया को भी अर्जुन कपूर के लोगों में एक कमी दिखी। देख, मैं यूं ही किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता। बस तुम अर्जुन कपूर यहाँ घुटनों पर बैठकर प्रणव रेड्डी से माफ़ी मांग लो और उसे थोड़ा मुआवजा दे दो, फिर यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा।
टाइगर भैया ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन कपूर का पलटवार, क्या तुमने कुछ गलत नहीं कहा? अर्जुन कपूर ने जवाब दिया, हा, तुम मुझसे बहस कर रहे हो। अर्जुन कपूर, तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। टाइगर भैया पूरे हैदराबाद के सबसे बड़े गैंगस्टर हैं। अगर उन्होंने चाहा तो तुम्हारा बार एक रात में बंद हो सकता है। प्रणव रेड्डी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। टाइगर भैया की धमकी, सुना तुमने अर्जुन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार को तहस नहस कर दूंगा। टाइगर भैया ने अपनी मुट्ठियां भींची और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। बहुत दिनों से किसी को पीटा नहीं, अब हाथ साफ कर लेता हूं। टाइगर भैया जाने माने फाइटर थे। उन्होंने कई अवैध मुक्केबाजी मुकाबले जीते थे और उनकी मुक्केबाजी कौशल बहुत ही खतरनाक थी। अर्जुन कपूर का पलटवार, क्या सच में? अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही टाइगर भैया ने अपना मुक्का घुमाया, अर्जुन कपूर अचानक हिले और अगले ही पल अर्जुन कपूर का घूंसा सीधे टाइगर भैया के ठोड़ी पर जा लगा। धड़ाम, एक भारी धमाका हुआ और टाइगर भैया सीधे जमीन पर गिर गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पूरा बार सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन कपूर ने टाइगर भैया को एक ही घूंसे में गिरा दिया। टाइगर भैया के लोग पूरी तरह हिल गए। प्रणव रेड्डी और उनके गुंडे पत्थर की तरह जमे खड़े रह गए। अर्जुन कपूर की अंतिम चाल। अर्जुन कपूर आगे बढ़े और टाइगर भैया के सीने पर पैर रख दिया। अब क्या कहोगे टाइगर भैया? भीड़ दम साधे देख रही थी। आज की घटना हैदराबाद के पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला सकती थी। और तभी अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे बार को झकझोर कर रख दिया।